मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा पर। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे संप्रेषण के बारे में। संप्रेषण के अंतर्गत मित्रों हम लोग अध्ययन करेंगे शैक्षिक संप्रेषण के बारे में। शैक्षिक संप्रेषण के अंतर्गत वैयक्तिक संप्रेषण क्या होता है, सामूहिक संप्रेषण क्या होता है, वैयक्तिक संप्रेषण के गुण क्या हैं, वैयक्तिक संप्रेषण के दोष क्या हैं, सामूहिक संप्रेषण के गुण क्या है, सामूहिक संप्रेषण के दोष क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं संप्रेषण की। तो मित्रों, पिछले वीडियो में हमने संप्रेषण के बारे में, संप्रेषण की अर्थ और परिभाषा के बारे में बता दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम एक लाइन में यहाँ पर परिभाषा लेंगे। संप्रेषण का दो व्यक्तियों के बीच हुई अंतःक्रिया को संप्रेषण कहती हैं। तो ध्यान दीजिए मित्रों, संप्रेषण हम किसे कहते हैं? संप्रेषण हम कहते हैं दो व्यक्तियों के बीच हुई अंतःक्रिया, यानी कि जो यह पहला व्यक्ति है अपनी सूचनाओं को इस व्यक्ति तक पहुंचाता है, यह सूचना प्राप्त करने के बाद जो यह व्यक्ति होता है अपने विचारों को इस व्यक्ति तक पहुंचाता है। तो दोनों के बीच क्या हो रही है? दोनों के बीच हो रही है अंतःक्रिया, और इसी अंतःक्रिया को क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। और मित्रों, जो कम्युनिकेशन होता है यह लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सामान्य। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं संप्रेषण का। शैक्षिक संप्रेषण क्या है? तो शैक्षिक संप्रेषण की बात करें तो मित्रों, शिक्षण के आधार पर संप्रेषण को दो भागों में बांटा गया है। शिक्षा की बात कर रहे हैं तो मित्रों, शिक्षा में हम किसका उपयोग करेंगे? शिक्षण का उपयोग करेंगे। और शिक्षण के आधार पर संप्रेषण के दो भाग होते हैं। यह कौन कौन से होते हैं? तो पहला है वैयक्तिक संप्रेषण और दूसरा है सामूहिक संप्रेषण। तो चलिए मित्रों, हम लोग अलग अलग अध्ययन करते हैं वैयक्तिक संप्रेषण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैयक्तिक संप्रेषण। जब शिक्षक बालक को अलग अलग शिक्षण देता है तो ऐसे शिक्षण को वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। तो देखिए मित्रों, जो शिक्षण होता है, जब शिक्षक जो होता है हर बालक की अलग अलग रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुरूप शिक्षण तैयार करता है। हर बालक को अलग अलग शिक्षण देता है, व्यक्तिगत रूप से देता है। सभी बच्चों के व्यक्तिगत रूप से उसकी रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुसार वह शिक्षण करता है। तो इसे वैयक्तिक संप्रेषण कहते हैं। वैयक्तिक का मतलब होता है मित्रों निजी रूप से बच्चों का। तो मित्रों, वैयक्तिक संप्रेषण के गुण क्या हैं? तो वैयक्तिक संप्रेषण के गुण क्या है मित्रों? यह विधि सीखने के व्यक्तिगत सिद्धांत पर आधारित होती है, इंडिविजुअल थ्योरी पर आधारित होते हैं। दूसरा पॉइंट है, इसमें छात्र क्रियाशील होते हैं, क्योंकि मित्रों यह विधि जो होती है पूर्णतः बाल केंद्रित होती है। बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुरूप शिक्षण कराया जाता है। तीसरा पॉइंट है, यह विधि पूर्ण रूप से बाल केंद्रित होती है। बालक की रुचि, आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। इस विधि में बालक की आवश्यकताओं और रुचियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। यही संप्रेषण विधि के मुख्य गुण हैं। अगला है मित्रों, यह विधि मंद बुद्धि बालक एवं प्रखर बुद्धि बालक दोनों के लिए उपयोगी होता है। क्यों दोनों के लिए उपयोगी होता है? क्योंकि जो शिक्षण होता है जब व्यक्ति का व्यक्तिगत होगा, जब बच्चों के व्यक्तिगत होगा, तो जो शिक्षण करने वाला शिक्षक होगा वह मंद बुद्धि बालकों पर भी ध्यान दे सकेगा अलग से, प्रखर बुद्धि वाले बालकों पर भी ध्यान दे सकेगा अलग से। तो दोनों के लिए यह शिक्षण विधि महत्वपूर्ण होती है, उपयोगी होती है। लेकिन मित्रों, वैयक्तिक संप्रेषण के दोष क्या हैं? सभी छात्रों के लिए व्यक्तिगत शिक्षक की व्यवस्था करना असंभव कार्य है। तो मित्रों, इसमें दोष यही है कि हर एक बच्चे के लिए व्यक्तिगत शिक्षक की व्यवस्था करना बहुत कठिन कार्य होता है, क्योंकि इतने सारे शिक्षक नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मित्रों, यह विधि अत्यंत खर्चीली होती है। जब सभी बच्चों के लिए अलग अलग शिक्षक होंगे तो खर्चीली होना स्वाभाविक है। इस विधि के द्वारा बालकों का सामाजिक विकास नहीं हो पाता है। सामाजिक विकास कैसे नहीं हो पाता है? क्योंकि हर एक बच्चों को अलग अलग करके जब पढ़ाया जाएगा तो बच्चे जब अलग अलग हो जाएंगे तो उनका सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। सामाजिक विकास कब होता है? जब 2 बच्चे 4 बच्चे समूह में आपस में एक साथ बैठकर पढ़ते हैं तो उसका सामाजिक विकास होता है। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है, इस विधि में प्रेरणा, प्रतिस्पर्धा, प्रोत्साहन आदि का अभाव होता है। देखिए मित्रों, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है जब बच्चे अलग अलग होंगे तो दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। प्रोत्साहन तभी मिलता है जब एक व्यक्ति को प्रोत्साहन दिया जाता है दूसरे व्यक्तियों के अपेक्षा, तो उसे प्रोत्साहन, प्रतिस्पर्धा, प्रेरणा का अभाव होता है। यह विधि अव्यवहारिक होती है क्योंकि यह विधि इंडिविजुअल होती है। लेकिन मित्रों देखिए, अगला पॉइंट है सामूहिक संप्रेषण क्या है? तो सामूहिक संप्रेषण से अभिप्राय कक्षा शिक्षण से है। इस विधि में अलग अलग मानसिक योग्यता वाले छात्रों के अलग अलग समूह बना लिए जाते हैं। इन समूहों को कक्षा कहते हैं और इन कक्षाओं में शिक्षक
शिक्षण कार्य करते हैं। तो मित्रों देखिए, जो सामूहिक संप्रेषण होता है इसे हम कक्षा शिक्षण कहते हैं। और मित्रों इस विधि में जो अलग अलग मानसिक योग्यता वाले बच्चे होते हैं इनका एक समूह बना लिया जाता है, या इनका लिए सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर निर्देशन दिया जाता है, संप्रेषण कराया जाता है, एक दूसरे के बीच अंतःक्रिया होती है, इसे हम सामूहिक संप्रेषण कहते हैं। सामूहिक संप्रेषण के गुण क्या है मित्रों? तो यह विधि व्यवहारिक होती है, क्योंकि जो शिक्षक होता है सभी बच्चों को एक समान देखता है और लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। यह विधि कम खर्चीली होती है, क्योंकि मित्रों एक ही शिक्षक कई बच्चों पर एक साथ ध्यान देता है, एक साथ वह पढ़ाता है। इस विधि के द्वारा बालकों में अनुकरण की भावना उत्पन्न होती है। अनुकरण की भावना क्यों उत्पन्न होती है? जैसे कि मित्रों देखिए, सभी बच्चे एक साथ जब सीखते हैं, एक साथ रहते हैं, तो कोई बच्चा दूसरे का भी देखकर वह अनुकरण करता है, दूसरे के भी बच्चों को देखकर वह सीखता है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं इस विधि में छात्रों के द्वारा सुझाव एवं नवीन ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए मित्रों, अलग अलग जो बालक होते हैं सभी बालक में कुछ न कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो जब कुछ समस्या उत्पन्न होती है तो हर बच्चे अपना सुझाव देते हैं। जब सुझाव देते हैं तो हर बच्चे का सुझाव नवीन होगा, अलग अलग होगा, तो नवीन ज्ञान प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट है, यह विधि संकोची एवं लज्जाशील बालकों के लिए अधिक उपयोगी है, क्योंकि मित्रों जो संकोची लज्जाशील बालक होते हैं अकेले रहकर वह बोलना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब वह समूह में सभी बच्चों के साथ होते हैं तो वह बोलना अधिक पसंद करते हैं। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं सामूहिक संप्रेषण के दोष क्या हैं। तो ध्यान दीजिए मित्रों, इस विधि में शिक्षक अधिक सक्रिय होते हैं लेकिन छात्र निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। तो मित्रों जो सामूहिक संप्रेषण विधि है इसमें यही दोष होता है कि शिक्षक अधिक बोलता है, छात्रों को कम मौका मिलता है, तो निष्क्रिय होते हैं। अगला पॉइंट है, इस विधि में शिक्षण बाल केंद्रित न होकर कक्षा केंद्रित होती है। कक्षा केंद्रित इसलिए होती है क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, तो शिक्षक जो होता है वह कक्षा के सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना चाहता है। अगला पॉइंट है मित्रों, यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं होती है, क्योंकि मित्रों यह विधि जो होती है सभी बालकों को एक साथ देखती है। जब इंडिविजुअल एक एक बालकों को देखा जाता है तो यह विधि मनोवैज्ञानिक होती है, जबकि सामूहिक संप्रेषण में ऐसा नहीं हो पाता है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं इस विधि में बालकों की वैयक्तिक समस्याओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। वैयक्तिक समस्याओं का मतलब किसी एक एक बालकों की समस्याओं का ध्यान नहीं रखा जाता है, बल्कि जो महत्वपूर्ण होता है सभी के लिए उपयोगी होता है, ऐसी समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है। इस विधि से प्रखर बुद्धि बालकों का हित नहीं हो पाता है, क्योंकि जो शिक्षक होता है मंद बुद्धि और प्रखर बुद्धि सभी बालकों को एक साथ वह लेकर चलता है। तो चलिए मित्रों, यह था संप्रेषण के महत्वपूर्ण पॉइंट। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।